आज खास बातचीत में हमारे साथ प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल हैं, जिनसे हम बात करने जा रहे हैं देश के तमाम राजनीतिक गतिविधियों पे। प्रोफेसर साहब, इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के तीसरी पारी में आप मंत्री बने हैं। आपकी व्यक्तिगत तौर पे मंत्री के रूप में क्या प्राथमिकताएं हैं? मोदी जी ने जो देश के किसानों को आश्वस्त किया है और वादा किया है और प्रयासरत हैं, किसानों की इनकम दुगनी होनी चाहिए। जी जी। उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका कृषि विभाग की, जी हॉर्टिकल्चर विभाग की और एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी विभाग की जी 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 है ही है। जी जी। तो परंपरागत खेती से किसान की आय दुगनी होती तो ये देश करोड़पतियों का देश होता, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान जी देश जी है। जी लेकिन पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने कहा तो जी और प्रयासरत भी हैं जी कि हम आय दुगनी करेंगे। जी जी खेती घाटे की हुआ करती थी। जी यदि खाद, बिजली, पानी, डीएपी, यूरिया, कीटनाशक अपने खेतों में काम करने की अपनी मेहनत के भी लागत लगानी चाहिए, मनरेगा के बराबरी, तो खेती घाटे की थी। ऊपर से किसान के यहाँ किसी को माफ़ी नहीं है। यदि कोई 70 वर्ष के उनके घर में पिताजी या ग्रैंडफादर हैं तो उनको भी कहा जाता है ट्यूबवेल पे जाके सो, जी। तो खांसते रहोगे तो चोरी नहीं होगी और जी दूसरे से काम लिया जाएगा तो 10-12 हज़ार रुपये लेगा। 5 साल के बच्चे से कहा जाता है कि भैंस के बच्चे को यहाँ से वहाँ बांध दे, बिल्कुल, और सानी कर दे, जी जी। आटा डाला, टहला दे, इंडिजिनस पानी वर्क है, पिला सब के जो ला। करते रहते हैं। तो जी सब लोग जब काम करते हैं जी तब भी जाके जी जी दाल रोटी हो पा रही हो है। पाती है। तो किसान की आय दुगनी का हमारा विभाग उन्नत किस्म के पशुपालन, जी जी मुर्गी पालन जी सब अपना है, मछली पालन, सुअर पालन, जी बकरी पालन, भेड़ पालन, जी इवन गधा और गधी, जी जी क्योंकि खच्चर, जी घोड़े, इनके पालने से, और अब कृषि विभाग का काम आ जाता है प्राकृतिक खेती, जी फूलों की खेती, फलों की खेती, ऑर्गेनिक खेती, औषधि खेती, और अब फिर कृषि विभाग का काम आ जाता है जो आपके माध्यम से हम देश के किसानों को कहना चाहेंगे, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल। जी 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 80% सब्सिडी है, पानी कम और लागत कम हो गई और यील्ड बढ़ गई। जी और स्प्रिंकलर इरिगेशन, पानी कम खर्चा, 60% पानी बचता है, 4% यील्ड बढ़ती है। आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे किसान परंपरागत जो ग्रैंडफादर ने कहा 1 बीघे में इतना गेहूं बोना है तो उतना ही बो रहे हैं, उस पर मत चलो, कृषि वैज्ञानिकों की बात माने। पूसा और अन्य संस्थाएं, आईसीआर की जो विभिन्न संस्थाएं हैं, वो रात दिन इस समय भी काम कर रहे होंगे। लैब में कृषि से सुझाव देती तो रहती है। लैब से लैंड तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। जी जी तो एक और चीज़ है कि नैनो यूरिया का प्रयोग करें, जी तो उसमें 50 रुपये बैग बचेगा, और नैनो डीएपी, और उसको ड्रोन से करें या स्प्रिंकलर से करें तो पत्तियों के माध्यम से फर्टिलाइज़र जड़ों तक जाएगा, और 2 पौधों के बीच में जो सॉलिड खाद पड़ जाती है जी। वो वेस्ट हो जाती है। प्रोफेसर साहब, आप लंबे समय से अनुसूचित जाति के मुद्दों से जुड़े रहे हैं। आज सामाजिक और राजनीतिक माहौल में दलित राजनीति किस दिशा में जा रही है? निश्चित तौर से मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास में कोई वर्ग अछूता नहीं है जो लाभ ना ले रहा हो। आज भारतीय जनता पार्टी में जी सब सर्वाधिक पिछड़े एमएलए हैं, एमपी हैं, एमएलसी हैं, राज्यसभा में हैं, मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। बिल्कुल। इसी प्रकार से सर्वाधिक आज तक के इतिहास में दलित एमएलए हैं, एमपी हैं। वो सीटें तो रिजर्व में उतने आना है उनको, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बीजेपी से आ रहे हैं। जी सर्वाधिक दलित एमएलए, एमपी, एमएलसी, जी। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों में मंत्री और दिल्ली में मंत्री। तो ये मोदी जी ने राजनीतिक अंत्योदय किया है। अंत्योदय का मतलब केवल ये नहीं है कि अंतिम व्यक्ति को मकान बना दें, खाना दे दें, चिकित्सा कर दें, राजनीतिक अंत्योदय। लेकिन एक सत्ता वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुलता है, लेकिन शिक्षा वो चाबी है जिससे जंग लगे हुए ताले खुलते हैं। तो ये जो विभेद है जी, उसमें बहुत से लोग इसको आरक्षण की दृष्टि से भी देखते हैं और बौद्धिकता को देख कर करते हैं। इसलिए बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब की माननी चाहिए। उन्होंने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है, नहीं तो मिनमिनाता है।
तो इस वर्ग के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और स्कॉलरशिप का भी एक रिकॉर्ड बना दिया गया है SCBC के लिए। प्रोफेसर साहब, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे, वहाँ से सांसद भी कई बार जीते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार जो बीजेपी जीत रही है, इसका श्रेय किस फैक्टर को दे रहे हैं? वर्षों बाद सरकार रिपीट हुई है। जी जी। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 77 के बाद की बातें मेरे को याद हैं। उससे पहले तो कांग्रेस थी, 77 में जनता पार्टी आई, लेकिन 80-84 में कांग्रेस आ गई, 89 में फिर जनता दल आया, 91 और में बीजेपी आई, 93 में सपा बसपा आ गया, फिर मिलीजुली बनी। बहुत साल बाद फिर सपा, फिर बसपा, फिर सपा, फिर बसपा, फिर सपा, फिर बसपा, ऐसा 4 बार हुआ। तुम सम पुरुष न मौसम नारी और यूपी लूटो बारी बारी। अचानक क्या हुआ कि 14 में राष्ट्रीय राजनीति में मोदी जी का उदय होता है जी। तो जहां 73 MP यूपी से जीते और MLA 49 थे, क्योंकि 49 उनके नेतृत्व में नहीं लड़े गए थे, तो 49 आए थे। जब मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसी राज्य में 73 सांसद आ गए। केवल 7 लोग वो हारे थे जो 5 मुलायम सिंह जी के परिवार के सामने लड़े और 2 लोग वो हारे जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जीते थे। तो स्वाभाविक बात है कि ये मोदी जी ने एकदम माना 50 MLA का मतलब होता है 10 MP, और 10 MP भी आए थे, 10 ही MP थे उसके पहले, तो निश्चित तौर से ये उनके बाद तो बहुत साल बाद वो आए और योगी जी CM बने। फिर रिपीट हुई, उसमें CM का भी योगदान और PM ने तो एक बेस बना ही दिया था, उसको मेंटेन करना था। तो यूपी के कानून व्यवस्था ने दोबारा लाया है और इसमें प्रधानमंत्री का बड़ा योगदान है इस बेस को बनाने में। इस पे एक सवाल ये आ रहा है प्रोफेसर साहब, उत्तर प्रदेश में योगी जी अपना आधार बनाए हैं और राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी ने अपना जनाधार तैयार किया है, तो इससे आप सहमत हैं कि दोनों के जनाधार इंटैक्ट हैं अभी? हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय आधार पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक भारतीय जनता पार्टी का कमल को मोदी जी ने खिलाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसमें उत्तर प्रदेश भी और दिल्ली का रास्ता यूपी से आता है। तो 49 MLA विरासत में मिले थे और 10 MP। और अचानक ऐसा नहीं हो गया कि पार्टी ने बड़ी मेहनत करी तो पार्टी 73 पे आ गई। तो एक व्यक्ति की पूंछ पकड़ करके बैतरणी सभी सांसद प्रत्याशियों ने पार किया। प्रोफेसर साहब, सरकार ने, बीजेपी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। तो इस नारे में आपको लग रहा है कि दलित पिछड़े वर्गों को समाहित किया गया, उनको उनका उचित नेतृत्व दिया गया? इसमें आप दलित और पिछड़े और माइनॉरिटी को तो छोड़ो, इसमें टॉप जो 1000 लोग हैं, एलीट क्लास है या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, से लेकर के और अंतिम मनरेगा के मजदूर तक का ख्याल रखा गया है। क्योंकि मोदी जी की योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजना है उनका आधार आर्थिक है अब उसमें जो आए, क्या आप हॉस्टल में हम लोग पढ़ते थे तो एक जो खाना मैस में बनाने आती थी, मिसराइन होती थी, तो वो भी तो गरीब है ना, गरीब है, तो गरीबी आधार है। लेकिन सवर्ण की तुलना में और OBC की तुलना में दलित और माइनॉरिटी ज़्यादा गरीब है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बता रही है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर रही है। तो अब जो योजना है 80 करोड़ जो 5 किलो गेहूं चावल ले रहे हैं, ये सबका साथ सबका विकास है, आर्थिक आधार है। लेकिन दलित की जो आप बात ने की, OBC की, इनके लाभार्थी और माइनॉरिटी, इनके लाभार्थियों की संख्या ज़्यादा है। अगर 100 का देखा जाए तो 80 के आसपास ये 3 ही वर्ग निकल के आते हैं। तो 5 किलो गेहूं चावल मिल रहा है, या आयुष्मान कार्ड का भी गरीबी आधार है, किसान सम्मान निधि भी अपने सीमांत किसान हैं, और मुद्रा योजना वहाँ गरीबी लेता है। और इसके अलावा तीनों उसकी शिशु, तरुण और किशोर, और इसके अलावा स्वनिधि योजना, अंडे वाले, केले वाले, ठेले वाले, पास्ता वाले, पिज़्ज़ा वाले, बर्गर वाले, चाउमीन वाले, मोमोज वाले, पंचर वाले, गजक वाले, रेवड़ी वाले, मूंगफली वाले, ये गरीब लोग होते हैं और ये अपने ठेल से रोजगार करते हैं। वो स्वनिधि योजना और मुद्रा में इन्होंने बड़ा लाभ उठाया। तो इसलिए आप कह सकते हो कि राजनीतिक रूप से भी SCBC लोगों का राजनीतिक अंत्योदय हुआ और ये आर्थिक अंत्योदय हुआ। प्रोफेसर साहब, आपने दोनों सरकारें देखी हैं, लंबे समय से आप राजनीति में रहे हैं, भाजपा की सरकार आप देख रहे हैं, कांग्रेस की सरकार देख रहे हैं, दोनों में मौलिक अंतर आपको क्या दिख रहा है जिसको आप जनता के सामने ले जा रहे हैं?
कांग्रेस की सरकार में जन कल्याणकारी योजनाएं कम थी। जी आज वो अपने गिनाएंगे, बाद वाले में तो सूचना का अधिकार, मनरेगा और कर्जा माफ़ी के अलावा चौथी बात कह नहीं पाते हैं। और यदि इंदिरा गांधी जी के एक नारे से गरीबी हटाओ का नारा लगा, हमारे गांव में पंचायत हुई, जी मैं बड़ा छोटा था, जी जी कि भाई गरीब लोगों की पंचायत हुई और ये का एक बटन दबानी है, बटन नहीं थी, मोहर लगानी है गाय बछड़े पर, जी जी तो 70 के दशक की बात हाँ, तो गरीबी हट जाएगी। हट जाएगी। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जी, और जी। ये हुआ, प्रीपेबल्स प्रीवी हुए, पर्सेस वगैरह इसके डिमांड्स बाद किया ये गया। गरीबी हटाओ, ये दो मौलिक शब्दों मूलभूत ने, राष्ट्र। शब्द तो नहीं है, हाँ शब्द अक्षर नहीं है, जी इन दो शब्दों ने, क्योंकि जी। गरीबी आज की तुलना में ज़्यादा थी, ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा भाई एक मोहर लगानी है, गरीबी दूर हट जाएगी। जी, जी। अगर गरीबी दूर हट जाती जी जी तो ये 80 करोड़ लोग विरासत में मिले हैं मोदी जी को, जी 11 करोड़ लोग शौचालय के लिए मिले हैं, जी 10-11 करोड़ लोग आवास के लिए मिले हैं, 10-12 करोड़ गैस के सिलेंडर के लिए मिले हैं। इसका मतलब गरीबी नहीं हटी थी। तो गरीबों का लहू तुम्हारी कारों का डीजल था। जी गरीबी मिट जाएगी तो तुम क्या रिक्शा चलाओगे? तो गरीबी को बनाए रखेंगे तो वोट बैंक हुआ करता था। लेकिन आज ये है कि मूल प्रश्न क्या था? आज ये है कि ये नारा चरितार्थ जमीन पर हुआ है। जी जी प्रोफेसर साहब, संविधान संशोधन और सामाजिक न्याय के बीच में तारतम्य कैसा है? सरकार आपको किस तरीके से नजर आ रही है? संविधान संशोधन की बातें आपकी पार्टी और सरकार दोनों कर रही है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को संविधान में जगह अब नहीं मिलनी चाहिए, ये मूल रूप से संविधान के हिस्सा ही नहीं है, इंदिरा गांधी ने इसको ऐड किया है। तो इस पूरे नज़रिए को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देश काल परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन हुए हैं, जी 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 जनहित में और राष्ट्रहित में, राष्ट्रहित सर्वोपरि में। लेकिन इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में आपातकाल के ही 27 महीने में सर्वाधिक संविधान संशोधन हुए थे। जिसमें प्रस्तावना तक के साथ छेड़छाड़ हुई है। हुई थी। और इस 11 साल में, अगर 11 साल का टेन्योर लो, कहाँ से 50 में संविधान लागू हुआ था, जी, जी। 50 से 61, 61 से 72, 72 से 83, 83 से 94, जी। 94 से 2005, 5 से 16। तो इनमें संविधान संशोधनों की संख्या ज़्यादा है और आप समझ रहे हैं इनकी कौन सरकार चला रहा था। इस 11 साल में सबसे कम संविधान संशोधन हुए और जो हुए वो बड़े ऐतिहासिक हुए हैं, जिसमें धारा 370 खत्म करना या 35 खत्म करना या 3 तलाक का मामला है, गृह मंत्रालय के या गृह मंत्रालय के वो है। प्रोफेसर साहब, चुनावी मौसम चल रहा है, तरह तरह की बातें विपक्ष ईवीएम पे, प्रशासन पे, न्यायपालिका पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, इसका जवाब आपके पास क्या है? हमारा विपक्ष जो यूपीए है या एनडीए है, वो अकेला ऐसा विपक्ष विश्व में है जिसके नेता लोग विदेश में जाकर भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलते हैं। जी तो वो इमेज जाती होगी कि हमारे यहाँ तो न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ मुस्लिम को परेशानी हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जी तो देश की एकता, अखंडता, भाईचारा मजबूत होना चाहिए, उसको पूरे देश को योगदान करना चाहिए। और ईवीएम तो बेचारी, मुझे उस पे इतना रहम आता है, लेकिन जब तक अशिक्षित लोग रहते हैं तो लोग बहका लेते हैं। अब आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि सभी राष्ट्रीय पार्टियों ने ईवीएम से सरकार बनाई, गप गप नहीं बनाई, थू। अब क्षेत्रीय दलों पे आ जाओ, साइजेबल क्षेत्रीय जो मान्यता प्राप्त हैं, कहाँ से शुरू करें? दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने कई बार सरकार बनाई, इसमें पंजाब में ईवीएम से चल रही है और ईवीएम से ही दिल्ली की चली गई। पंजाब में कांग्रेस ने बनाई थी ईवीएम से। 4 और 9 वाली सरकार ईवीएम से मनमोहन सिंह जी की बनी थी, क्योंकि मैं शायद 2 बार एमपी रहा हूँ उससे, बैलेट से, उसके बाद ईवीएम से चुनाव लड़ना शुरू किया। सुदूर दक्षिण में डीएमके ने और एआईडीएमके ने दोनों ने ईवीएम से बनाई है। उधर पूरब में जाओ तो बिहार में आरजेडी ने बनाई, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने बनाई, फिर इधर अपन जाएं तो नॉर्थ ईस्ट में बन जाती है, इधर कश्मीर में अभी बनाई है फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी ने। तो जब बन जाती है तो बहुत अच्छा, और नहीं बन जाती है तो नाचना है आंगन टेढ़ा। प्रोफेसर साहब, बीजेपी के धार्मिक नीति को लेके विपक्ष सवाल उठाता रहा है, चाहे वो अयोध्या का मुद्दा हो या बाकी धर्म के मामले हों, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मूल रूप से ये सनातन धर्म अवलंबी देश है,
और बहुसंख्यक सनातनी लोग हैं। जी जी। और हिंदू सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म भारत में है। और ये सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग का धर्म है। जी और जो इस्लाम आया है वो 7वीं शताब्दी में आया है। जी जी 1191 तक तो ठीक था। तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए, उसको गलत माफ़ कर दिया जी जी मोहम्मद गोरी को। 1192 में वो छल से पराजित हो गए। तो फिर गोरी, तो 1192 से यहाँ का बदला है। गोरी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, फिर खिलजीज, फिर तुगलक, फिर लोदीज, फिर मुगल्स, फिर अंग्रेज। उसके बाद तो उसके स्वतंत्र बाद भारत। तो क्या हमें भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएँ, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रीति रिवाज, परंपरा और पूजा पद्धति को अक्षुण्ण बनाने का काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि बहुत हमले हुए, हुणों ने भी किए हैं, यवनों ने जी, भी किए हैं, जी। डचेज ने भी किए हैं, पुर्तगालियों ने बिल्कुल भी किए बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हर्ष के बाद शायद ही कोई हिंदू सम्राट इस देश जी, में हुआ हो। वो एक तीर आज तक लगा हुआ है ना, जी। हेमू के जो लगा आंख में। जी पानीपत सेकंड जी 1556, अकबर और हेमू हेमू का। बैराम का लड़ा था। अकबर तो प्रोफेसर साहब, बचा। आप कानून मंत्री भी रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं। आज न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की इसका संकट आया हुआ है। पार्लियामेंट में 145 सांसदों ने महाअभियोग के लिए अपील की अध्यक्ष महोदय से। तो आपको लग रहा है कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और बढ़ ही नहीं रहा, दिख भी रहा है और पकड़े भी लोग जा रहे हैं? लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। चारों स्तंभ मजबूत होने चाहिए और किसी भी एक स्तंभ में यदि घुन लग गया जी तो डेमोक्रेसी का ये चौखंबा राज जो है भरभरा के गिर पड़ेगा। जी जी लेकिन सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन जुडिशरी पर जैसे है ना, थोड़ा ज़्यादा कहा जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुकदमे यदि कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया पे लगेंगे तो उसका अंतिम फैसला कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। लास्ट मोहर तो सुप्रीम कोर्ट लगाएगा, या छोड़ेगा, एक्विटल करेगा या कन्विक्शन करेगा। तो फिर जैसे शिक्षक से, चिकित्सक से उम्मीद की जाती है, पत्रकार से, और नेता रोल मॉडल है कि आप लोग ज़्यादा अच्छे रहें। तो पारदर्शिता तो रहनी चाहिए। अब थोड़ी चुनौतियाँ ये हैं कि भ्रष्टाचार एक अलग मसला है, सोसाइटी से ही सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन जैसी सोसाइटी होगा, जैसा दही होगा वैसी मक्खन निकलेगा, और जैसा दूध होगा वैसा दही जमेगा, जैसा दही जमेगा वैसा मक्खन निकलेगा, जैसा मक्खन निकलेगा वैसा घी होगा। लेकिन पेंडिंग केसेस एक चुनौती है। उसके लिए मोदी सरकार बहुत कर रही है कि वर्चुअल कोर्ट हो गई हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, आप अपने खेत से खड़े होकर गवाही दे सकते हैं। डॉक्टर लिखता था मेडिकल रिपोर्ट, फिर वो 200 किलोमीटर दूर उसका ट्रांसफ़र हो गया। केवल ये बताने आता था कि एमआई मैंने की है। एफआईआर का लेखक हेड कांस्टेबल के लिए कहने आता था कि मेरे हस्तलिखित है। अब वहीं से बैठे बैठे थाने से कह देगा कि हुजूर हमने। जी जी। और जजेस के पास रोज़ जुडिशरी रिमांड के लिए मुलजिमों को गाड़ी पे से लाते थे, फिर वो भाग भी जाते थे। आज जेल से ही पेश हो सकते हैं। तो ये जो कोरोना के पीरियड ने हमें नुकसान बहुत किया है, लेकिन बहुत सी चीज़ें आसान भी आयाम भी आए हैं, आसान भी की। प्रोफेसर साहब, उत्तर प्रदेश के सरकार के कानून व्यवस्था की तारीफ होती है, लेकिन साथ में एक बात कहा जाता है कि प्रशासन के माध्यम से बुलडोजर की राजनीति चल रही है, ठोकों की राजनीति चल रही है, और जो लोग मारे जा रहे हैं इनकाउंटर के नाम पे वो किसी विशेष समुदाय के लोग हैं। ऐसा नहीं, एक इनकाउंटर समन क्लास का भी हुआ था। ठाकुर भी मारे जा रहे हैं, बैकवर्ड भी मारी जा रही है, माइनॉरिटी भी मारी जा रही है। जिन जातियों में अपराधी ज़्यादा हैं तो तुलनात्मक रूप से उनकी संख्या ज़्यादा होती है, उनकी संख्या ज़्यादा होगी। अब आप देख रहे हो कि वैश्य समाज के लोगों को मैं देखता हूँ कि जेल में सबसे कम होते हैं। जी जी। तो फिर इनकाउंटर मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई सा हो रहा है। जी जी। और इनकाउंटर का तो साफ नियम है कि जुडिशियल जांच होगी, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। जी। और जुडिशरी मैनेज नहीं हो सकती है। बिल्कुल। एसडीएम साहब करेंगे तो शायद धमक में आ सकते हैं जो है। तो एक ये नंबर 2 बात है कि अपराधहीन समाज तो गुप्तकाल जो भारत का स्वर्ण युग था उसमें भी नहीं था। लेकिन सपा, बसपा और भाजपा की तुलनात्मक हम अध्ययन करें तो बहुत अंतर है, अपराध बहुत कम हुए हैं। सपा की सरकार में जब तक बच्चा स्कूल से नहीं आ जाता था, माँ चिंता करती थी, गेट पे खड़ी होती थी, पकड़ तो नहीं हो गई। किसान खेतों में रात में पानी नहीं लगाता था, अपहरण हो जाएगा। और व्यापारी अपने नियत समय से दुकान बंद करके यदि रोज के समय से लेट हो जाता था तो पत्नी सोचती थी थैला तो नहीं छिन गया, गोली तो नहीं लगी। उस हिसाब से योगी की सरकार
कानून व्यवस्था का स्वर्णयुग है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बाकी ये है कि जिसको कोई ऑब्जेक्शन है बुलडोजर से तो वो कोर्ट में गए हैं, जी तो बुलडोजर जो हो रहा है वो भी कानून के सम्मत ही चलता है। जी। एक ये होता है कि ये वो अपराधी हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और गिरोहबंद हैं, और पहले सम्मन कोर्ट जी, भेजती जी। है, उन पर फर्क ही नहीं पड़ता सम्मन का। जी। फिर बिलेबल वारंट आता है, फिर नॉन बिलेबल आता है, फिर 82 होती है, जी, जी। लेकिन फिर 83 होती है। जी। बंदेओं को कोई चिंता ही नहीं है, तो लास्ट में ये वाली कार्रवाई करनी पड़ती है जो अपराध अदालत और पुलिस की इज्जत ही नहीं करते हैं। प्रोफेसर साहब, आगरा में कॉलेज में आप प्रोफेसर भी थे, शिक्षा से आपका लंबा संबंध रहा है। नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ग्रामीण और कमजोर वर्गों को क्या शिक्षा पहुंच रही है, और इस पर आपके क्या विचार हैं? नई एजुकेशन पॉलिसी आमूलचूल परिवर्तन है, बहुत विलम्ब से आई। जी जी। क्योंकि हम और आप जब पढ़ते थे बीए कर लो, एमए कर लो, नौकरी लगी, लॉ कर लो, पीएचडी कर लो, बीएड कर लो, कोर्सेज कहाँ थे? जी जी। जॉब ओरिएंटेड नहीं थे, जी, जी, व्यवहारिक शिक्षा नहीं थी। जी, जी। बस पानीपत के युद्ध तीनों पढ़ लो, मुगलों के हार के कारण समझ जी लो। जी जी। तो वो सर्विस के लिए थोड़ा सा ठीक था, लेकिन रोजगार के लिए ठीक नहीं था। ठीक नहीं था तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो व्यवहारिक शिक्षा है, शिक्षा। और उससे ये है कि जॉब ओरिएंटेड है। प्रोफेसर साहब, एक नई शगुफा पिछली बार सरकार और कैबिनेट ने अप्रूव किया, जातीय जनगणना का। आपको लग रहा है कि ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा, या राहुल गांधी जो इसके प्रणेता हैं, विपक्ष को इसका फायदा मिलेगा? नहीं नहीं, किसी ने कहा कि सूरज पूरब से उगता है, जी और कोई उस पर मौन रहा, टिप्पणी जी। करना जरूरी नहीं समझा, और फिर उसने कहा कि सूरज पूरब से उगता है, तो पहले वाले को श्रेय नहीं मिलेगा। जी जी। ठीक है ना? तो आइडियाज सब एक साथ 10 साल में लागू नहीं हो जी, सकती जी। चीज़ें, लेकिन हर कैबिनेट मोदी जी की जब बाहर आते हैं प्रवक्ता, तो कुछ ना कुछ जनहित के काम लेकर जी, के जी। आते हैं। श्रेय उनको क्यों मिलेगा? जी। किया किसने? जो करेगा, कैबिनेट डिसीजन करेगा, श्रेय जी। तो उसे मिलेगा। ऐसे तो अभी लोग कहेंगे कि इस वाले बुध पे नहीं गए, आप मंगल जी। पे गए और उस पे गए, तो जब चले जाएंगे तो आज जो कह रहा है कि आप नहीं गए तो उसको श्रेय थोड़ी मिलेगा। बिल्कुल। बजट के अनुसार चलना पड़ता है, लेकिन जाति जनगणना का पूरा लाभ भी मिलेगा, और लाभ के लिए नहीं होना चाहिए योजनाएं। जी वो जो डिजर्व करे जिस चीज़ के लिए, उसके लिए होना चाहिए। अब परोक्ष रूप से लाभ मिले तो मिलता रहे, जी। लेकिन लाभ के लिए कोई काम होना नहीं चाहिए। एक पार्टी ने नारा दिया था, ये मेरा बड़ा प्रिय विषय है, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जी लोगों ने अपना वोट देखा कि बड़ी संख्या में राज और कोई कर रहा है, जी जी। तो उन्होंने राज को पलटा। तुरंत एक दूसरा नारा आया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी भागीदारी। भागीदारी हिस्सेदारी। तो जी फिर जी। लोगों ने अपनी रैलियों के सम्मेलन करके संख्या भारी दिखा दी और भागीदारी ली। फिर लगा ये तो बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं, जी। तो एक उसी पार्टी ने तीसरा नारा दिया, जिसकी जितनी तैयारी तैयारी। उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी। जाति जनगणना का एक बड़ा फायदा ये होगा जी कि चूंकि वो घोषित नहीं थी, जी। वैसे तो कांग्रेस को दोष देना चाहिए। जो ये कहते हैं कि हम श्रेय लेंगे राहुल गांधी, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, जी और बहुत आज पहली बार कोई कह रहा है कि ज़्यादातर जनगणनाएं आपके राज्य में हुई हैं। जी। ठीक है ना? लास्ट 1931 में संभवतः जाति जनगणना हुई, हुई थी। और इधर 47 में देश आज़ाद हो गया, 50-50 में सरकार बन गई। आपने जाति जनगणकों को भेजा, मकान पक्का है, जी। मकान कच्चा है, शिक्षित हो, अशिक्षित अशिक्षित हो, बिजली है नहीं है, कार है नहीं है, टीवी है नहीं है, तमाम तरह के ब्यौरे। फ्रिज है, थोड़ा डिटेल में बोलना पड़ेगा, जी। फ्रिज है नहीं है, कच्चा मकान है, पक्का मकान है। आपने इतनी सारी जब बातें पूछनी, तो एक कॉलम, मैं तो इसमें 2 कॉलम चाहता था। जी एक कॉलम में जाति आ जाए और दूसरे में उपजाति आ जाए। जी। हाँ। जैसे वर्ण ब्राह्मण और हूँ तो कास्ट। ब्राह्मण हूँ तो शुक्ल आ जाए, शुक्ल, जी, दुबे आ जाए, तिवारी आ तिवारी आ जाए, जाए, बिल्कुल, है ना? जी, जी। तो इसमें ये आ जाए, छत्री हैं तो कौन से वाले छत्री जी। हैं। जब हम इसी पे उतर रहे हैं तो जरा ढंग से उतर लो। तो फिर क्या हो जाएगा, उसका एक बड़ा फायदा होता कि विभिन्न राजनीतिक दलों में जब राजनीतिक जातें टिकट मांगने जाती हैं, जी जी जी। क्योंकि उनकी संख्या दिखती नहीं है, दिखती नहीं है। तो अक्सर कहा गया, अरे यार हमारी माँ एक कहावत कहती थी, 1.5 भुंटिया टीले पे खलियान, कि 1.5 भुट्टे हैं और टीले पे ऊंचाई पे खलियान बना रहे हो कि भीग ना जाए।
तो ऐसे लोग कहते थे अरे यार कहाँ हो, 2-4 घर तुम्हारे होंगे। ये मैंने भी सुने हैं, जी जी जी। ये राजनीति के शुरुआत के दिनों में ये जुमले मैंने सुने हैं, सभी दलों से सुने। अरे यार कहाँ है, नहीं 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 इतना आपका नहीं है। नहीं तो मुझे कई चुनाव गिनती कराने के लिए लड़ने पड़े कि चलो गिनती करके ये बताएंगे, चुनाव लड़के भले हार जाएं कि और इसमें संख्या कितनी है। नंबर 2 बात, तो अरे चाहे जिला पंचायत मांगो, नगर पालिका मांगो, तो जात के आधार पर कई बार टिकट कट जाती थी कि आपकी संख्या नहीं है। तो अब कोई दे या ना दे आपको, लेकिन सूचना के अधिकार में पूछा जाएगा देश में हमारी कितनी है, राज्य में कितनी है, इस विधानसभा में कितनी है, मिलेगा और राज्य में कितनी है, लोकसभा में कितनी है, विधानसभा में कितनी है, और इस मोहल्ले में कितनी है, सॉरी इस ग्राम सभा में कितनी है। अब दो या ना दो, नगर पंचायत में कितनी है, नगर पालिका परिषद में कितनी है, नगर निगम, अब दो या ना दो, मुझे लगता है यहाँ भी कहा जाएगा जी। फिर जिनको नहीं देना होगा वो कह देंगे कि सर्वे आपके खिलाफ है, इंटेलिजेंस आपके खिलाफ है, छवि आपकी ठीक नहीं है। लेकिन एक अच्छा हो गया कि उसके अनुसार कुछ योजनाएं भी बनेंगी कि जो समाज के में कम संख्या में अंतिम पायदान पर हैं तो उनके वेलफेयर के लिए बनेगी। दूसरा ये बात होगी कि जिन दलों का, जिन जातियों का प्रतिनिधित्व राजनीतिक नहीं हो पाया है, उनकी संख्या बहुत थी, तो वो एक कंफर्म हो जाएगा। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि जाति के अनुसार टिकट ही सबसे अच्छी नहीं होती है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि जिसकी संख्या कम हो तो वो जीतने के लिए हाथ पांव बहुत मारता है, तो वो फिर क्षेत्र में जाता है। और जिनकी 4 लाख 5 लाख होती है लोकसभा में, तो वो कहते हैं अरे भाई मेरा तो है ही, तो वो डरता रहता है कम वाला, और इसी फार्मूले पे वर्किंग अच्छी हो जाती है। प्रोफेसर साहब, एक आखिरी सवाल, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उपराष्ट्रपति जी ने स्वास्थ्य के आधार पर इस्तीफा दिया, आपको लग रहा है कि कोई राजनीतिक खेल चल रहा है या सही मायने में स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई राजनीतिक है, राजनीतिक है, और ना कोई उसका कोई कारण है। उन्होंने स्वयं उपराष्ट्रपति महोदय ने अपने स्वास्थ्य कारणों की जानकारी देते हुए और इस्तीफा दिया है, तो उसका यही कारण है। प्रोफेसर साहब, आपने बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद।